जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड भी आ गया है। 10 जनवरी से पेपर है। पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग 10 दिन आपके पास टाइम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस 10 दिनों में आपको 10 पेपर सॉल्व करा दिया जाए। इसके पहले मैंने आपके साथ लगभग 12 पेपर के आसपास सॉल्व करा दिया है। तो इसी सिलसिले में आज हमारा जो पेपर होगा वो पेपर होगा एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर है। जब हुआ था ये पेपर 18 नवंबर 2021 को ये पेपर हम सॉल्व करेंगे, और ये पेपर जो है थर्ड शिफ्ट का है। इस थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो शेयर ज़रूर करना। शुरुआत करते हैं। देखिए ज़रा क्या बोला गया है कि एक जूता कंपनी है, एक शू कंपनी है, वो 25% का क्या ऑफर कर रही है, डिस्काउंट ऑफर कर रही है, और उसके बाद फिर से 42% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। और ऐसा करने के बाद वह बेच रही है कितने में नहीं पता, लेकिन पूछा गया है कि अगर उस शू का प्राइस 2800 रुपये हो तो बताइए कितने में बेचा जाएगा, इसका बिक्री मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया है। यानी आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो आप जरा बताइए, मार्केट प्राइस कितना था, 2800 रुपये। मार्केट प्राइस कितना है, 2800 रुपये है। इस पे 25% का डिस्काउंट देंगे तो क्या 75% में बेचा जाएगा, और 75% का मतलब क्या 3/4 होगा। और उसी प्रकार अगर 42% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो 58% में बेचा जाएगा। तो इसका कितना, 58%। बस यही आपको सॉल्व करना है। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 4 से कटेगा 28 7 बार, और गुणा किया जाए किस में, 58 में गुणा किया जाए 21 से। तो आप जरा बताइए 21 अट्ठे कितना होगा, 168। 168 का क्या लिखूं, 8, बचा क्या 16, और 21 पच्चे 105। 105 और 16 कितना होगा, 121, यानी 1218 रुपये। 1218 ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 2 बार डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितनी बार दिया गया है, 2 बार। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद इसकी प्राइस जो होगी, सेलिंग प्राइस जो होगी, वो 1218 रुपये हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोला गया है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे खरीदे और 400 केले खरीदे। संतरे कितने खरीदे, 600। केले कितने खरीदे, 400। और उसने पाया कि 30% संतरे और 18% से ये केले सड़े हुए थे। 30% संतरा क्या था, सड़ा हुआ, और 18% केला सड़ा हुआ। तो बोला है कि अच्छी स्थिति में फलों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मैं ये बताना है कि कितने परसेंट फल सही थे। तो आप जरा मुझे ये बता दो, जब खराब दे रखा है तो हमें खराब से मतलब नहीं, क्योंकि सही पूछा गया है। तो आप बताइए 30% जब संतरे खराब हो गए तो 70% संतरे कैसे होंगे, सही होंगे। तो इस 600 का 70% क्या 420 होगा। किसका, 600 का 70%, तो 7 छक्के 42 कितना होगा, 420। उसी प्रकार अगर 18% केले खराब हो गए, 18% केले खराब हो गए, तो क्या 82% केले सही थे। और 82% किसका, 400 का। 400 का कितना, 82%। आप जरा बताओ, ये 0 से 0 कैंसिल होगा। 82 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4 दूना 8 और 8 चौके 32। 328 रुपये क्या 328 क्या हुए, सही केले थे। अब आप जरा बताइए टोटल सही वालों की संख्या कितनी है। आप कहोगे सर ये 8, ये 4 और ये 7, कितना है, 748। और टोटल थे कितने, 600 संतरे, 400 केले, क्या टोटल 1000 थे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इनटू में 100। परसेंटेज के लिए इनटू में 100 करते, 00 से 00 कैंसिल आउट। 748 को 10 से भाग करेंगे, कितना होगा, 74.8।
ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। चले, समझ गए होंगे तो आगे बढ़ा जाए। बढ़ो आगे में। चलो बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटा सा छोटा करते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि एक संख्या ऐसी है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल रहता है। यदि दी गई शर्तों को पूरा करने वाली 500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी कि वो संख्या ऐसा बताना है जो 4, 5 और 6 से क्या हो जाए, भाग हो जाए, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना पड़े भाग करते वक्त प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, लेकिन ये भी कंडीशन है कि वो संख्या 500 से छोटी होनी चाहिए। तो आइए पहले बेसिक से समझा देते हैं, उसके बाद से बताऊंगा आपको कि ऑप्शन के माध्यम से आप इसे कैसे कर सकते थे। बताओ 4, 5 और 6 का एलसीएम, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, आप मुझे बस यही बता दीजिए। कितना होगा, 60। एलसीएम कितना होगा, 60। अब वो नंबर है 60 तो 4 से भी भाग होगा, 5 से भी भाग होगा और 6 से भी भाग होगा, 4 से, 5 से और 6 से। लेकिन याद रखिएगा वो संख्या 60 के प्लस 3 होगी। के का मतलब यहाँ कोई भी एक वैल्यू लेंगे जिसको वहाँ पुट करने के बाद इस संख्या को कहाँ तक लेकर जाना है, 500 तक लेकर के जाना है। तो अब आप जरा मुझे ये बताओ, क्या बताओ कि सर ये 500 से छोटी होनी चाहिए। देखिए अगर के की जगह 1 रखेंगे तो सर ये संख्या कितनी है, 63 हो जानी चाहिए, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या बताना है और कंडीशन है 500 से छोटी होनी चाहिए। 63 तो आंसर होता तब जब छोटी से छोटी संख्या पूछता, लेकिन यहाँ बताओ के की जगह क्या रखे, के की जगह क्या रखे जो संख्या 500 के आसपास चली जाए। तो आप जानते हैं 60 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो 8 छक्के 48, 480 होगा। यानी कि 60 इंटू 8 प्लस 3 ये संख्या होगी 8 छक्के 48, 480, और इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 483। ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर आप ऑप्शन के माध्यम से करेंगे तो ऑप्शन के माध्यम से करने का तरीका ये हुआ कि सर 3 शेष रास्ता है, इसका मतलब अगर 3 घटा दिया जाए तो वो 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी और 6 से भी। आपको मैंने इसी चैनल पर पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी पढ़ाया है। आप जरा बताओ यहाँ मैं 3 माइनस कर दूं तो 481 होगा, और 481 तो ये कभी 5 से कट ही नहीं सकता। अगर यहाँ 3 माइनस कर दूं तो 483 होगा, और ये भी कभी 5 से नहीं कट सकता। लेकिन सर ये 493, अगर इसमें से 3 माइनस कर दिया जाए तो 490, 5 से कट जाएगा। लेकिन सर 5 से कट जाएगा, क्या ये 4 से कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन कट चुके हैं तो बचा क्या, एक ऑप्शन। आप करके देख सकते हैं 483 में से अगर 3 माइनस कर दिया जाए, 483 में से अगर 3 माइनस कर दिया जाए तो 480, जो कि 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। आई होप आप ऑप्शन के माध्यम से इसे कैसे सॉल्व करना है समझ पाए होंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको सुधार देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां से ब्रैकेट शुरू, ये है 52 माइनस 4 ऑफ, यहां से ब्रैकेट शुरू, ये है 17 माइनस 12, ये ब्रैकेट प्लस 4 इंटू 7, और यहाँ से ये वाला ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट चालू, यहाँ 30 डिवाइडेड बाई 15, और इंटू का क्या है 5। आप इसे सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 पे 6 है, ये 8 है, ये 10 है, और ये क्या है 12। मेरे ख्याल से अब देख पा रहे होंगे। चलो आओ देखते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाए, ब्रैकेट सॉल्व किया जाए। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सर 30 को 15 से भाग करेंगे 2 को 10 से गुणा किया, 5 से गुणा किया जाए 10, यानी कि यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या मिला 10। अब आप जरा इस ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है, सॉल्व करेंगे। सर 15 में से अगर 12 माइनस 17 में से 12 माइनस कर दो तो 5, लेकिन इधर करने से पहले यहाँ ऑफ है, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे ये 20, माइनस का 20, और 7 को 4 से गुणा कर दिया जाए 28। तो बताइए 52 माइनस
20 माइनस 20 और ये 40 था, नहीं ये ऑफ था, ठीक है, -20 और इधर क्या है +28 डिवाइडेड बाई क्या होगा 10। तो आप जरा बताइए इसको अगर ध्यान से देखें तो ये कितना होगा सर, 20 में से अगर 28 जोड़ दिया जाए माइनस का 20 तो प्लस का 8 होगा। 52 में मैं क्या करूँ 8 से जोड़ दूं और 10 से भाग कर दूं तो 52 8 60 और 60 को अगर 10 से भाग किया जाए तो कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 6। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लीजिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा इधर करते हैं ताकि मेरे लिए भी कुछ जगह बचे, सॉल्व किया जा सके। देखिए क्या बोला गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% क्या होगा। तो आप जरा बताओ, दो संख्याएं थी किस अनुपात में, 3:4, तो क्या मैं इसको 300 और 400 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 300 और 400। सर पहली संख्या का 60% यानी 300 का 60% कितना होगा, आप कहेंगे 6×3=18, 180 और 180 यूनिट की वैल्यू, 180 यूनिट की वैल्यू है कितना क्वेश्चन में 144। तो आप जरा बताइए 180 की वैल्यू 144 है तो पूछा गया है क्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, 30%। दूसरी संख्या 400 है, दूसरी संख्या कितनी है 400। 400 का अगर आप 30% निकालेंगे तो क्या ये 120 यूनिट होगा। यानी सर 180 की वैल्यू 144 तो 120 की वैल्यू बता दो। 144 से को डिवाइड करेंगे 180 से और गुणा करेंगे 120 से। 60 से 2 बार, 60 से 3 बार, 3 से काट दिया जाए 3 चौके 12 और बचा कितना 2, 24, 3×8 24, 48 दूना कितना होता है जी, 48 दूना होता है 96, 96। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था। ये एसएससी जीडी में पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आसान है मैं अपने तरफ से लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा प्योरली प्रीवियस ईयर है। आप चाहें तो शिफ्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है, आप वहां से उठा करके देख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बताएंगे जरा कैसे सॉल्व किया जाए। लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत कितना है 46। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को देखते ही क्लासरूम के बच्चे टिक लगा सकते हैं। कैसे टिक लगा सकते हैं जरा बताइए। मैं लगातार कोई भी 10 संख्याएं लिख रहा हूं और ये कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है 46। एक काम करता हूं, पहले आपको इसको बेसिक से समझा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का पेन चलाने तक की जरूरत नहीं थी। लगातार 10 संख्याएं हैं और कैसी संख्याएं हैं, विषम। मान लिया कि 10 संख्याओं में से एक संख्या क्या है x, तो इसके बाद की संख्या क्या होगी x+2। जाहिर सी बात है विषम संख्याएं हैं तो 2-2 का गैप होगा विषम संख्याओं में, या फिर सम संख्याओं में कितनी का गैप होगा 2-2 का गैप होगा। अगर ये नेचुरल नंबर रहता तो कितने का गैप होता, आप कहते सर नेचुरल नंबर है तो गैप होता 1-1 का, लेकिन एक ऐसी संख्याएं हैं विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर, और ऑड नंबर में कितने का गैप 2-2 का। अगली संख्या क्या, ये x+4 होगी और उसके बाद से ये x+6 होगी। अगर इधर देखा जाए तो ये x-2 होगा, x-4 होगा। कितनी संख्याएं हुई 1 2 3 4 5 6। और बताओ क्या ये x-6 होगा 7। इधर ले सकते हैं x+8 9 संख्याएं, और इधर ले सकते हैं x-8। गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और ले लो x-10। और इन सभी संख्याओं को जोड़े और जोड़ करके 10 से विभाजित करें तो 10 से विभाजित करने पर क्या ये 46 होगा। तो आप बताइए x कितनी बार, आप कहोगे सर 10 बार, लेकिन क्या प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट होंगे, प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 8 माइनस का 8। अब बताइए 10 कितनी बार, x कितनी बार 10 बार, तो क्या होगा ये 10x, और इधर क्या है माइनस का 10 बराबर इधर जाकर गुणा होगा तो ये कितना होगा 460।
तो आप जरा बताओ 10x बराबर इधर जाकर जोड़ दिया जाए तो 470 होगा। क्या x की वैल्यू 47 आ चुकी है? x की वैल्यू 47, तो जरा बताइए x 47 है तो संख्याएं कैसी होंगी? सर ये संख्याएं हैं 47, इसके बाद कितना होगा 49, 51, कितना तक था 8 तक था ना, तो आप जरा बताइए 53 और 55। इधर जब आप आएंगे तो दो दो कम कर दिया जाए, कितना कम किया जाए? दो दो कम किया जाए तो ये होगा 45, ये हो जाएगा 43, 41, टोटल कितनी संख्याएं हुई? इधर 10 तक कम करना है ना, ठीक है। उधर आ जाएगा 39, उसके बाद से 37 और 10 कम कर दिया जाए तो यही संख्याएं होंगी। क्या टोटल 10 संख्याएं हो रही हैं? गिनेंगे जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यही 10 संख्या है। और पूछा क्या गया है कि आप फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का जोड़ करके क्या बता दो? औसत बता दो। तो आप जरा बताओ 37 और 55 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 5 और 3 8 और 1 9, और इसका औसत बताने के लिए 2 से भाग करोगे तो आएगा कितना? 46। आपको धक्का लगा थोड़ा सा, सर इसका औसत भी तो 46 ही था और इसका भी आंसर ही क्या आया? 46। क्या सबका आंसर 46 आएगा? ऐसा नहीं है कि सबका। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का औसत भी सेम ही होता है। आ जाओ जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा दूसरा तरीका। देखिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब कभी भी क्या हो, जब कभी भी कोई लगातार संख्याएं दे, कोई सम संख्या दे लगातार, कोई विषम संख्या दे लगातार, तो आपको मैंने क्या बता रखा है? आपको यही बताया कि ऐसी संख्याएं एक एपी का सीरीज क्रिएट करती हैं। कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं एक एपी का सीरीज क्रिएट करती हैं, ये एपी में होती हैं और एपी में होने के कारण इनका जो एवरेज होगा एग्जैक्ट मिडिल टर्म होता है। कैसा? एग्जैक्ट मिडिल टर्म होता है। या फिर इनका एवरेज जो होगा, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली संख्या और आखिरी संख्या को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, यानी a प्लस एल और 2 से क्या कर दिया जाता है? भाग कर दिया जाता है, यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाए। तो आप बताओ इनका एवरेज एग्जैक्ट मिडिल टर्म होगा। एवरेज क्या होगा? एग्जैक्ट मिडिल टर्म, और इसमें औसत क्या दे रखा है? 46। मतलब सर ये एग्जैक्ट मिडिल टर्म क्या होगा? 46। ये 46 है, लेकिन ये संख्याएं कैसी हैं? आप कहोगे ये संख्याएं हैं एक प्रकार की विषम। तो क्या ये 46 एक विषम संख्या है? दरवाजा बंद करते आओ, बंद कर दो, गेट लगा दो। क्या ये 46 एक विषम संख्या है? नीचे से स्टॉपर उठाकर, ये 46 एक विषम संख्या नहीं है। इसका मतलब इस संख्या के सीरीज में इधर जो होगा 45 रहा होगा और इधर रहा होगा 47, इससे कम होगा 43 और इससे ज़्यादा जो होगा 43 से जो ज़्यादा 47 से जो ज़्यादा होगा 49, उसके बाद से आएगा 51, फिर आएगा 53 और इधर जब आप आएंगे तो 41, फिर 39, इधर जब आप आएंगे तो 39 से 2 कम कितनी संख्याएं हुई है? अच्छा 2 कम और करेंगे तो कितना होगा? 37, और इधर जब आएंगे तो 2 और जोड़ देंगे तो कितना होगा? 55। पूछा गया है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ करके क्या किया जाए? औसत बताया जाए। औसत का मतलब क्या होगा? जोड़ के 2 से भाग कर देना। बताओ तो जरा, 37 और 55 को जोड़ा जाए और 2 से भाग किया जाए तो क्या 96 होगा? और 96 होगा ना? 92 होगा। 37 है और 55 है, 92 होगा। और 92 का आधा कितना होता है? 46। क्या आपको यही बताया था कि एवरेज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2? क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का औसत बताओ। तो आप जरा बताओ ना, छोटी संख्या तो सबसे पहली संख्या होगी और बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में होगी, इनको ही जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाए तो ये वाला औसत और ये वाला औसत दोनों क्या सेम होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस क्वेश्चन में ही था, यानी कि 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत 46 है, तो पहली और आखिरी संख्याओं का भी औसत क्या होता है? 46 ही होता है। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो
जरा बताइए, एक व्यक्ति नौका को धारा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब जिधर धारा जा रही हो धारा के साथ साथ, कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। ठीक है, धारा की गति ज्ञात करें। याद रखना, जब धारा के अनुदिश हो, धारा के अनुदिश हो, तो उस कंडीशन में धारा की गति और नाव की गति को जोड़ दिया जाता है। मान करके चलिए नाव की गति x और धारा की गति क्या है, y, तो इस कंडीशन में क्या स्पीड x प्लस वाई होगा, जो क्वेश्चन में 9 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और जब उसके विपरीत जाएं तो उनको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या x माइनस वाई होगा, और इसको घटा देंगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7। मैंने x को क्या माना है, बोट, और इसको क्या माना है, स्ट्रीम, यानी कि धारा। पूछा गया धारा की गति ज्ञात करें, क्या धारा y माना था, y निकालने के लिए क्या इसमें से ये माइनस कर दिया जाए, बताओ, प्लस माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, y और y कितना, 2y, और इधर माइनस करेंगे तो कितना, 2, तो y की वैल्यू 2/2 का मतलब क्या हुआ, 2/2 का मतलब हुआ 1 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता, याद रखिए। अगर जब कभी भी धारा के साथ स्पीड दे रखा हो और धारा के विपरीत स्पीड दे रखा हो, धारा का निकालने के लिए घटा करके आधा कर देते हैं, और नाव का निकालने के लिए जोड़ करके आधा कर देते हैं। याद रहेगा, क्या करेंगे, धारा की गति निकालनी हो तो दोनों को घटा करके आधा, और नाव की गति निकालनी हो तो जोड़ करके आधा। बताओ तो अब नाव की गति कितनी होगी, 16, 9 और 7 16, 16 का आधा कितना हुआ, 8। नाव की गति 8, धारा की गति 2, सॉरी धारा की गति 1। तभी तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा। क्लियर, चलो बताएंगे जरा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्ष के बाद कितना हो जाती है, 37,200, और 5 वर्ष के बाद कितना हो जाती है, 42,000। तो उसी राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज, पहले वो राशि तो प्राप्त कर लें, हमें पता ही नहीं है कि वो धन कितना था। तो आप जरा बताओ 3 वर्ष में कितने हो जाती है ये, 37,200, 5 वर्ष में कितना हो जाती है, बोलिए 42,000। आप कहोगे ब्याज ही तो बढ़ा है सर, 3 साल से 5 साल जाने में लगा कितना, 2 साल, कितना लगा है भाई साहब, 2 साल। लेकिन ब्याज कितने का, तो ब्याज होगा सर 42,000 में से क्या घटा दिया जाए, 37,200। बताओ तो जरा, घटाएंगे तो 0 0 8, यहाँ पर क्या 4 होगा, 4800 रुपये का ब्याज हुआ या नहीं, कितने का ब्याज हुआ, 4800 रुपये का। पहले ये बताओ, जब 2 साल का ब्याज 4800 रुपये का, तो 1 साल का ब्याज कितने का होगा, जाहिर सी बात है 1 साल का ब्याज कितने का रहा होगा, 24। 1 साल का ब्याज 2400 रुपये। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई कि 3 साल का ब्याज बताओ, क्योंकि 3 साल के बाद ही तो ये धनराशि इतनी हुई है, तो 3 साल का ब्याज बताओ कितना होगा, तो क्या कहोगे, सर 24 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 7200। कितना होगा, 7200। ये 7200 रुपये ब्याज है। जरा ध्यान से देखो, 37,200 रुपये कोई धनराशि हो गई है, उसमें अगर 7200 रुपये ब्याज शामिल हो, तो क्या मूलधन प्रिंसिपल क्या 30,000 रहा होगा। कैसे निकाल दिया सर, 37,200 में से मैंने क्या घटा दिया, 7200 घटा दिया, यानी उसमें ब्याज शामिल था 7200 रुपये, अगर 7200 घटा दे तो मूलधन कितना, 30,000। अब पूछा है कि इस मूलधन पर 6% के रेट से 8 साल का ब्याज बता दो, तो इसी मूलधन पर 6% के रेट से 8 साल का ब्याज कुछ यही होगा, 00 से 00, 6 3 18, 18 8 कितना होता है यही बता दो, टेबल नहीं पता अरे चलो, 18 8 होता है 144, और 0 कितना, 200, 24 6 144। ठीक है, तो कितना होगा इसका आंसर, 14,400 रुपये। टेबल याद कर लो। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे।
देखिए क्या बोला है कि एक दुकानदार अपने स्टॉक का कितना 1/4, कितना 1/4 25% के लाभ पर बेच देता है और शेष क्या करता है 19% के लाभ पर बेच देता है। तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ? 1/4 का मतलब ये हुआ कि अगर उसके पास 4 सामान हो तो उसमें से एक सामान बेच रहा होगा। अरे 1/4 का मतलब क्या हुआ कि सर अगर उसके पास 4 सामान होता तो वो क्या करता, एक सामान को 25% के लाभ पर बेचता। बताओ एक सामान को जो बेचा है वो कितने परसेंट के लाभ पर? 25% के लाभ पर। और 4 सामान में से एक बेच दिया, बचा कितना भाई साहब? 3 सामान। इस 3 सामान को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है? 19% के लाभ पर बेचा है। कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है? 19% के लाभ पर बेचा है। क्लियर? अब देखो टोटल लाभ निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। इसको यहां गुणा करेंगे तो 25 से करना कितना होगा? 25। और 19 को 3 से गुणा किया जाए तो कितना होगा? 57। 25 और 57 जोड़ दिया जाए कितना होगा बता दो सर? 7 5 12 8 82। लेकिन 82% होने के लिए क्या ओवरऑल पूछा है तो इसको 4 से भाग कर दिया जाए। एक सामान यहाँ, 3 सामान यहाँ। इसको 82 को किससे भाग करोगे? 4 से। तो बताओ 4 दूना 8, 0 और 4 5 20, 20.5%। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि सर इन दोनों के डिफरेंस को 1:3 में बांट लो। इन दोनों के डिफरेंस को 1:3 में बांट लो। बताओ 25 और 19 डिफरेंस कितने का? 6 का। 6 को अगर 1:3 में बांटो तो 1 और 3 4, 4 की वैल्यू 6, तो क्या 1 की वैल्यू 1.5 होगा? 6/4 मतलब 1.5। सर इस 1 की वैल्यू कितनी है? 1.5। कितना है? 1.5। 1 की वैल्यू 1.5, तो इस 3 की वैल्यू 4.5 होगा। बीच की वैल्यू निकालनी है, या तो इसमें ये जोड़ दो या इसमें से ये घटा दो। 20 में अगर 1.5 19 में 1.5 जोड़ा जाए तो 20.5 होगा, या फिर 25 में से ये घटा दिया जाए तब भी क्या होगा? 20.5। और यही वाली वैल्यू ओवरऑल होता है। इसे एलिगेशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट पे चले। देखो तो कितना आसान है। दो संख्याएं क्रमशः 8% और 128% है। 2 numbers are 8% and 28% मोर देन थर्ड नंबर, जो तीसरी संख्या से अधिक है। मतलब 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या वो मान लो, ये तीसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया? 100। इसके बाद से ये 8% अधिक हो तो क्या 108 होगा? और दूसरा 100 से ही 28% अधिक हो तो क्या होगा? 128। पूछा है इनका रेशियो बता दो। अरे रेशियो बता नहीं सकते, किससे काट दिया जाए? 4 से। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28। इसको 4 से काटे, 4 3 12, 4 दूना 8, 27 रेशियो 32। खत्म। लो ये बताओ, मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोला गया पढ़ेंगे। x और y मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। y और z मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। z और x इस कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो x कितने दिनों में करेगा? करे देखो, x और y मिलकर क्या करते हैं कितने दिनों में? 10 दिनों में। y और z मिलकर कितने दिनों में? 12 दिनों में। z और x मिलकर कितने दिनों में? 15 दिनों में। सबसे पहली बात कि टोटल वर्क निकालने के लिए लिया जाता है इनका LCM। बताओ 10, 12 और 15 का LCM क्या 60 होगा? 60। सर 60 काम करना है, 10 दिनों में कर रहे हैं, तो क्या इनकी इफिशियंसी 6 होगी? इनकी इफिशियंसी 5, इनकी इफिशियंसी 4। अगर x और y मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं, y और z 5 काम, और z और x कितना काम? 4 काम। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो x 2 बार आएगा, y 2 बार आएगा, z 2 बार आएगा। तो दोनों जगह से, सब जगह से अगर 2 कॉमन ले लूं तो क्या x प्लस y प्लस z हुआ? और इसकी वैल्यू 6 और 5 11 और 4 कितना हुआ? 15। तो आप जरा बताओ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15/2 मतलब 7.5।
15/2 मतलब 7.5। पूछा है कि x उसे अकेले कितने दिनों में करेगा, तो x की इफिशियंसी निकालने के लिए y z को माइनस कर दिया जाए। किसको माइनस किया जाए? y और z को। आप जरा बताओ y और z की इफिशियंसी कितनी थी? 5। y और z की इफिशियंसी कितनी? 5। तो सर यहाँ से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो x बराबर 7.5 में से 5 माइनस करते क्या मिलेगा? 2.5। कितना मिलेगा? 2.5। यानी कि z की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2.5। अब इसे करना है कितने काम को? 60 काम को। 60 काम को करेगा कौन? x। और x 60 काम को करेगा किस इफिशियंसी से? 2.5 की इफिशियंसी से। बताओ अगर डेसिमल हटाना हो तो एक जीरो चिपका दिया जाए। 25 चौके 100, 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा? 24। या फिर डायरेक्ट आप डिवाइड ही कर लेना, कितना आएगा? 24 दिन। मतलब x इस काम को करने में कितना समय लगाएगा? 24 दिन। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो कितना बेहतरीन सवाल है। अगर आपको लग रहा है ना कि आसान है, जरा बताइए कैसे करेंगे। क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 342। दो संख्याओं का योग 342 और इनका HCF दे रखा है कितना? 19। तो बोला है कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं। ये नहीं पूछा कि वो नंबर बताओ, पूछा है कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जिनको जोड़ने पर क्या आएगा? बोलिए। जोड़ने पर आएगा 342 और HCF निकालने पर क्या आएगा? 19। अब लगाते रहो दिमाग और बताओ कैसे करेंगे। इसके लिए शानदार और आसान सा तरीका है कि सबसे पहले 342 को अगर मैं 19 से डिवाइड कर दूं, इसके पीछे क्यों लगाते हैं, ऐसा काम क्यों करते हैं, LCM और HCF चैप्टर जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। फिलहाल के लिए बताओ अगर 342 को मैं 19 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा? 19 से करना 19 और बचा कितना यहाँ से? 15। 152। 19 19 अट्ठे कितना होता है? ठीक है। अब आप जरा बताइए कितना मिला आपके पास? 18। इस 18 को अब ब्रेक करेंगे, 18 को ब्रेक करेंगे। जिनको जोड़ने पर तो 18 बने, जोड़ने पर क्या बने? 18। लेकिन दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्या आप 1 और 17 लिख सकते हैं? क्या 2 और 16 लिख सकते हैं? ऐसे ही सोचो जरा, 2 और 16। क्या 3 और 15 लिख सकते हैं? और भी नंबर से जरा बताइए। क्या 4 और 14 लिख सकते हैं? क्या 5 और 13 लिख सकते हैं? आगे बताओ 6 और 12। क्या 7 और 11 लिख सकते हैं? और क्या लिखा जाए जरा आप ही बता दो। क्या 8 और 10 लिख सकते हैं? आप बताओ क्या 9 और 9 लिख सकते हैं? आगे क्या लिखोगे? 10 और 8। तो क्या 10 और 8 ये है? नहीं, इतना ही लिखना पड़ेगा। आगे अब लिखना शुरू करोगे तो यही नंबर इधर से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और क्वेश्चन में सर HCF क्या दे रखा है? 19। इसका मतलब ये हाईएस्ट कॉमन ही है। मैंने हाईएस्ट कॉमन से डिवाइड कर दिया तो अब दूसरा चीज कोई भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन से इसमें क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो इनके योग में क्या कोई भी चीज कॉमन मिलना ही नहीं चाहिए। बताओ 1 और 17 को क्या इनका HCF 1 के अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन सर 2 और 16 देखो तो इनका HCF ये 2 से कट सकते हैं ना। तो इसमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी हो जो 1 के अलावा किसी और से न कटे, वही वैल्यू पॉसिबल होंगे। बताओ 1 और 17 एक नंबर मिला। क्या 3 और 15 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 से कट जाएंगे। आगे 4 14 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 5 और 13 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 1 के अलावा ये और किसी नंबर से नहीं कट सकते। 5 भी 1 से कटेगा और 13 भी। क्या 6 और 12 होगा? नहीं होगा सर, ये 3 से कट जाएंगे। 7 और 11 होगा? बिल्कुल हो जाएगा। इधर बताओ ये दोनों होंगे? नहीं होंगे। क्या 9 और 9 होगा? नहीं होगा, ये भी 9 से कटेगा। इसका मतलब कितने जगह साइन का टिक लगा हुआ है? 3 जगह। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 3 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके पीछे लॉजिक बहुत सारे हैं। किसी दिन हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में कि इसके पीछे ऐसा लॉजिक क्यों लगाया जाता है। अगर टाइम बचा लास्ट में तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक बताऊंगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और है। अगर टाइम बचा तो बताऊंगा, याद रखना, रिकॉर्डिंग बंद करके। ठीक है, बताओ तो जरा क्या बोला गया है। पी किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। बताओ 1/3 6 दिनों में करता है तो पूरा काम 18 दिनों में करेगा, यानी पी किसी काम को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में। उसी प्रकार क्यू 1/4 9 दिन में, तो क्या ये 36 दिनों में करेगा? क्यू को कितना प्राप्त होगा यदि एक साथ काम करने पर उन्हें 210 रुपये मिलता हो? आपको मैं बता दूं कि जो जितना काम करेगा, जिस एफिशिएंसी से काम करेगा, उतने ही पैसे मिलेंगे। याद रखिएगा, इनको पैसे बांटने के लिए दिन में नहीं बांटा जाता, पैसे को दिन में नहीं बांटा जाता। किसमें बांटते हैं? एफिशिएंसी में, उनके कार्य करने की क्षमता पर। बताओ 18 और 36 का एलसीएम क्या 36 होगा? 18 दिन में करता है, 36 काम की एफिशिएंसी 2 है, और ये करेगा तो एफिशिएंसी 1, यानी आप ये 210 रुपये को किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 के अनुपात में। ये पी को मिलेगा और ये क्यू को मिलेगा। पूछा है क्यू को कितना प्राप्त होगा? क्यू को प्राप्त होगा 1 यूनिट, किसमें से? 3 में से। 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 210, 3 की वैल्यू 210, तो 1 की वैल्यू, यही आंसर होगा। 1 का ही पूछा था। अगर पी का पूछता तो कितना होता? 140, लेकिन पी का पूछा नहीं है, हालांकि ऑप्शन में भी पी पर है। और देखो होता क्या, अगर आप इफिशियंसी में बांटने के बजाय कार्य में ही बांट देते तो इसकी वैल्यू 140 आ जाती, ऑप्शन भी मैच करता और आपको लगता क्या सही है। लेकिन ध्यान रखेंगे किस में बांटना है? इफिशियंसी में, कार्य की क्षमता में बांटेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। जब एक वस्तु को 242 रुपये 50 पैसे में बेचा जाता है तो 3% का लॉस। तो पूछा है 13% का फायदा कमाने के लिए कितने में बेचें? 13% का क्या निकालना है? मुनाफा। कितने में बेचा जाएगा बताओगे? सर 3% का लॉस हो तो क्या 97% में बेचा होगा? कितने में बेचा होगा? 97%। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 242.5, यही देख रखा है ना, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। आप जरा बताओ 13% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना चाहिए? 113%। क्या निकाल लेंगे 113% की वैल्यू? 242.5 को डिवाइड किया जाए किससे? 97 से, और गुणा किया जाए किससे? 113 से। बताओ कुछ कट रहा है? एक बात बताओ, अगर ये कट जाता तो क्या ऑप्शन डेसिमल में होते? सोच करके देखो, अगर ये कट जाता कंप्लीटली तो ऑप्शन डेसिमल में होते ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किस में कर दिया जाए? 242.5 को डिवाइड किया जाए किससे? 97 से। कितनी बार में? सर 2 बार में। कितनी बार में ले जाए? 2 बार में। 2 बार में जाएगा ये 7 दूना 14 और 9 दूना 18 और 1 19। माइनस करेंगे, यहाँ से कितना होगा? 8। यहाँ से कितना होगा बताइए जरा? सर 3 13 में से 9 गया कितना? 4। और अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगा लूं तो क्या ये 5 यहाँ उतार देंगे? आप बताओ, क्या ये 5 बार में नहीं कट रहा? कितनी बार में? 5 बार में कट जाएगा। 485, ये कंप्लीटली कट चुका है। यानी ऊपर मिला सर 2.5 इंटू 113। क्या गुणा कर सकते हैं? 25 थी यहाँ, 75 का क्या लिखूँ? 5 बचा 7। 25 से करना 25 और 7 32। 32 का क्या लिखूँ? 2 बचा 3। 25 से करना 25 और 3 कितना होगा? 28। कितना आएगा जी? 282.5। ये कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन आसान था। अगर वैल्यू आसान होता तो ऐसे ही कर लेते, लेकिन थोड़ा सा क्या किया कि आप डिवाइड करो। आ जाओ, मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं, अभी एक और है। क्या आखिरी है? अरे देखेंगे, चलो पहले ये देखो तुम, कितना भी हो देख लिया जाएगा। पहले ये बताओ, देखिए क्या बोला है कि 12,100 को 2 भाग में बांटा गया। इस प्रकार से बांटा गया है कि उन्हें 3 साल और 4 साल के लिए अगर 6% प्रति वर्ष की साधारण दर से ब्याज पर निवेश किया जाए तो प्राप्त राशि क्या होगी? बराबर होगी। राशि का मतलब जो 3 साल और 4 साल के बाद जब वापस मिलेगा तो दोनों का क्या होगा? अमाउंट बराबर होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए? अमाउंट बराबर होना चाहिए।
अब आप जरा देखो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ, मान करके चलो मैं और एक मेरा भाई या फिर बड़ा भाई या फिर छोटा भाई कुछ भी, अभी मेरी एज कितनी है 26 साल, ठीक है, और मेरे छोटे भाई का उम्र मान कर चलो 18 साल, मेरे छोटे भाई का उम्र 18 साल। अब हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा क्या सोच रहे हैं कि जब दोनों 30 साल के हो जाएं, जब दोनों 30 साल के हो जाएं तो मेरे पिताजी सोचेंगे कि इन दोनों के नाम पर कुछ ऐसी धनराशि जमा कर दी जाए साधारण ब्याज पर कि 30 साल के जब दोनों हो ना तो इनको बराबर बराबर पैसे मिल जाए। क्या मिल जाए? बराबर बराबर। एक बात बताओ, मेरे पास जो पैसे मेरे पिताजी ने इन्वेस्ट किया मेरे लिए, क्या वो मैं 18 साल का था तो 12 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा होगा 30 साल होने के लिए? 18 साल का जो भाई है उसके लिए 12 साल लगेंगे। अभी मैं 25 साल का हूं तो मुझे 5 साल, यानी मेरे पैसे 5 साल में उतना होना है और मेरे भाई के लिए 12 साल में इतना होना है, और दोनों के पैसे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मानकर चलो एक आदमी को ए मान लिया और दूसरे आदमी को बी मान लिया। 6% के रेट से अगर 3 साल में देखो तो ब्याज क्या 18% होगा? ब्याज कितना होगा? 18%। लेकिन याद रखना 18% तो ब्याज है ना भाई, और धनराशि बराबर करना है तो क्या 100% मूलधन 18% ब्याज, क्या वो धनराशि 118% होगी? कितनी होगी? 118%। यानी सर पहले आदमी को 118% होना है। कितना होना है? 118% होना है। और दूसरे आदमी को 4 वर्षों में 6% के रेट से क्या 24 होगा? और क्या ये 124% होगा? इसको कितना करना है आपको? 124%। और दोनों को क्या करना है? अंत में क्या होगा? दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। देखो, क्या आप परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं? किससे कटेगा अब आगे बताओ? 2 से। चलो 2 से काट लेते हैं। सर 2 से कटेगा कितनी बार में? 59 बार में। और 2 से कटेगा कितनी बार में? 62 बार में। अब क्या ये कटेगा? ना कट रहा भाई। यानी कि कह सकते हैं नहीं कि सर 59A बराबर 62B। आप जरा बताओ A रेशियो B क्या होगा? 62 और 59। 62 रेशियो 59। तुम्हें 69 और 59 में अंतर नहीं समझ आ रहा? ये भाई 69 बोल रहा है, 59 मतलब समझ गए? आप बताओ वो धनराशि उसके पास था कितना सर? आ जाओ। था कितना? 12,100। क्या इसी रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा? मैंने माना था ये ए इन्वेस्ट किया और यहां पर बी इन्वेस्ट किया, तो बताओ किसको 12,100 को बांट दिया जाए किस में? 62 और 59 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 62 59 121। सर 121 यूनिट की वैल्यू कितना है? 12,100। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 100। देखो क्या पूछा है कि दो भागों के बीच के अंतर का 75%। पहले अंतर निकाल ले। तो सर अंतर इसमें कितने का? 3 का। तो बताइए अंतर है कितने का? 3 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या 300 होगा? ये भी नहीं पूछा उसका 75% ज्ञात करो। अगर ये भी पूछता कि अंतर बताओ तो 300 हो जाता। अब इसका 75% मतलब सर 75/100। ये 0 से 0 कट जाएगा। 75 तो यहाँ कितना होता है? 225 आंसर होगा। बात समझ गए? देखिए इस क्वेश्चन में 3 स्टेप घुमा रखा था। अगर चाहता तो सिर्फ आपसे रेशियो ही पूछ सकता था, चाहता तो आपसे पूछ सकता था कि कितनी धनराशि बनी, चाहता तो डिफरेंस भी पूछ सकता था। इसने क्या किया? रेशियो भी निकलवाया, डिफरेंस भी निकलवाया और उसका 75%। लास्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए तो जरा। 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9, ये गुणा में है। 16 गुणे 12 गुणे 9 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धातु के स्लैब को पिघलाकर कैसा बनाया गया है? घन बनाया गया है। यानी एक प्रकार का ऐसा ही धातु है। देखो यानी घनाभ के शेप में है, क्यूब के शेप में। इसमें ये 16 सेंटीमीटर है, ऊपर वाला ये वाला 12 सेंटीमीटर है और ये वाला पार्ट कितना है? 9 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके एक तीसरा क्या बना दिया गया? ऐसे क्यूब बना दिया गया है। बताओ जरा, जब पिघला करके क्यूब बनाओगे तो जाहिर सी बात है पिघलता क्या है? आयतन। क्या पिघलता है? आयतन, वॉल्यूम पिघलता है।
तो आप जरा बताइए इसका वॉल्यूम जानते हैं कैसे निकाला जाता है? इसका वॉल्यूम निकाला जाता है L इंटू बी इंटू एच। क्या इसका वॉल्यूम आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है? ए क्यूब। कैसे निकालते हैं? ए क्यूब। और पिघला करके जब ये बनाया जाए तो दोनों क्या बराबर होंगे? दोनों क्या होंगे? बराबर। जाहिर सी बात है इसमें जो मटेरियल है इस शेप में आ गया, किसी प्रकार की कोई वेस्टेज नहीं। तो आप जरा बताओ सर ए क्यूब बराबर क्या ये लिख सकते हैं? दोनों तो बराबर है। और इसके बदले में L 16, क्या ये 12, और उसके बाद से कितना है 9। आप जरा बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी? उधर क्यूब में जाएगा। क्यूब जाने से पहले एक काम करो, इनको ब्रेक कर दो। गुणा मत करना, गुणा करोगे तो हार्ड होगा। ब्रेक कर लो। ब्रेक करने का मतलब 16 का मतलब क्या? 2 की पावर 4। 16 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 4। 12 का मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 होगा, बताइए। और 3 का मतलब 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। और इसका क्या करना है आपको? क्यूब रूट। अरे क्यूब ही तो था, इधर आएगा तो क्या होगा? क्यूब रूट। आपको मैं बता दूं कि जब पावर 3 हो तो एक बार बाहर निकलता है। क्यूब रूट में क्या होगा? 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, मतलब पावर 3 हो तो एक बार बाहर। बताओ 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, क्या ये 3 की पावर 3 बना? तो एक बार बाहर निकलेगा क्या? 3। और बताओ 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, क्या 2 की पावर 6 हुआ? मतलब 2 कितनी बार निकलेगा? 2 बार। 2 बार का मतलब 4 निकला। ये कितना होगा? 12। यानी ए की वैल्यू क्या मिल गई? 12। इतना ही नहीं पूछा, आगे पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। किसका? घन का। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है भाई साहब? 6a स्क्वायर। जाहिर सी बात है घन में टोटल कितने साइड? 6 साइड। और 6 साइड बराबर होंगे। एक साइड एक वर्ग के आकार का, तो 6 साइड 6 वर्ग के आकार का। एक वर्ग का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 6 वर्ग का स्क्वायर 6a स्क्वायर। एक की जगह पर क्या रखा जाए? 12। एक जगह पे 12, यानी 6 गुणे 144। 6 को 144 से गुणा करो, 6 चौके 24, और 6 चौके 24 और 2 26। 6 का नम 6 और 2 8। 864 सेंटीमीटर। है कोई ऑप्शन? दूसरा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।